नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज आपसे बात करने का मन किया। इधर देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कुछ बातचीत आपसे करना चाह रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार 25 जुलाई के पहले हमारे यहाँ नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा और ठीक 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के राष्ट्र मूव नहीं करेगा, चलेगा नहीं, ये मान्यता है। इसलिए एक दिन भी राष्ट्रपति के बगैर देश नहीं चलेगा और राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को वोट पड़ेगा और 21 को रिजल्ट आ जाएगा और पूरा देश जान जाएगा कि हमारा नया राष्ट्रपति कौन होगा। आपको पता है कि 2 कैंडिडेट हैं। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यूपीए से यशवंत सिन्हा जी हैं। एनडीए बड़े हिस्से में देश में राज कर रहा है और इसके पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हमारे बनाए गए थे एनडीए के द्वारा। और एक बार फिर से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को लाके एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो होती है कि भाई हम एक महिला को लाए हैं, आदिवासी महिला को लाए हैं और देश का प्रथम नागरिक आदिवासी महिला बनेगी, ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। इसको ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ऐसी राष्ट्रपति चाहती हैं, ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो एकदम उनके एजेंडे को काम करे और सरकार के किसी भी गलत निर्णय या ऐसा निर्णय जो रिमार्केबल ना हो, जिसपे उंगली उठाया जा सके, ऐसा कुछ काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी न करे और पूरे 5 साल कुछ प्राइज उराइज बांटते हुए घूमते हुए देश अपना कार्यकाल बिताए। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जी हैं, भाजपा ओरिजिन के हैं, आरएसएस ओरिजिन के हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति हैं, अपने तरीके से सोचते समझते हैं और वो देश के बारे में और सत्ता के हिटलरशाही रवैये के बारे में या कोई सत्ता निरंकुश ना हो जाए, इस संदर्भ में भी अपना विचार रखते हैं। अभी आगे आप सुनेंगे। लेकिन मैं यहां बात करने आया हूं कि राष्ट्रपति चुनाव होता है और आम जनता इसको समझ नहीं पाती है, देख नहीं पाती है। वो इतना ही जानती है कि एमपी एमएलए वोट देंगे, बस काम खत्म। तो मैं यहां इस संदर्भ में कुछ बात करना ये चाह रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव जो होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको आपको रखनी होगी। मैंने भी कोशिश की जानकारी रखने की और मैंने सोचा कि अगर कुछ बातें पता चली हैं तो आपसे भी बात करते हैं इस संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट केवल चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ही देते हैं, माने एमपी और एमएलए जो निर्वाचित हैं वही देते हैं, मनोनीत वोट नहीं देते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। और फिर लेकिन एक एक वोट से कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव, देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो पूरे देश के हर व्यक्ति की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। इस संदर्भ में तब एक नियम लागू किया गया, एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या बनाया गया कि एमपी और एमएलए के उनके क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से उनके वोट की सांख्यिकी वैल्यू होगी। और तो वैल्यू निर्धारित कैसे की जाएगी? जैसे भारत जैसे बड़े देश में कैसे निर्धारित की जाएगी? तो वो यूं तरीका अपनाया गया कि किसी स्टेट में कुल आबादी जितनी हो, उस कुल आबादी में उस स्टेट में विधानसभा के जितनी सीटें हों, जैसे यूपी में 403 है, जितनी सीटें हों पूरी आबादी को उतनी सीटों से भाग दे दिया जाएगा। फिर भी बहुत बड़ी संख्या आएगी तो जो बड़ी संख्या आएगी फिर उसमें 1000 से भाग दिया जाएगा और जो संख्या आएगी वो संख्या उस विधायक की संख्या होगी। एक वोट का बराबर उतनी संख्या होगी। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा के कुल वोटर 10 लाख हैं और विधानसभा में सीटें 10 हैं, तो हम जब 10 से 10 लाख को भाग देंगे तो वो 1 लाख की संख्या आती है। फिर उस 1 लाख को जब हम 1000 से भाग देंगे तो वहां से 2 जीरो और कट जाएगा, तब वो आ जाएगा 10,000।
इस तरह से एक वोट की कीमत हो गई 10,000। इसी तरह से आकलन होगा। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे यहां 31 राज्य हैं और 31 राज्यों को कुल मिला के 4,120 चुने हुए विधायक पूरे देश भर में हैं और लोकसभा और राज्यसभा मिला के कुल 776 एमपी हैं। तो इस हिसाब से कुल 4,896 वोट हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में पड़ेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में इन्हीं लोगों को वोट देना है। तो अभी जैसे मैंने विधानसभा वार चर्चा किया, तो उस हिसाब से जब निकालते हैं तो अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग संख्या निकलती है। जैसे जो बड़े विधानसभा हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग संख्या है। अब छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा संख्या आती है, जो सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का वैल्यू 208 है। तमिलनाडु और झारखंड में एक विधायक का वैल्यू 176 है मैक्सिमम। और उसी तरह कम से कम में सिक्किम के एक विधायक का वोट का वैल्यू 7 है, ओनली 7। और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक के वोट का वैल्यू ओनली 8 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक विधायक का मास वैल्यू चुना जाएगा, उनकी भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी उस हिसाब से की जाएगी। उसी तरह जब एमपीज का निकालते हैं तो सारे विधायकों की संख्या कुल राज्यों की मिला के और एमपी के सीटों से भाग देके जो संख्या आती है वो मूल्य होता है। तो उस हिसाब से एक एमपी के वोट की कीमत 708 वोट होती है। एक एमपी के वोट की कीमत 708 वोट होती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुल 4,896 लोग वोट देंगे, जिसमें 4,120 एमएलए, लोकसभा के 5,443 एमपी और राज्यसभा के 233 एमपी। इस तरह से आपके राष्ट्रपति का चुनाव होगा और फिर एक व्यक्ति आपके देश का राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया हुई। जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इस सब के बावजूद राष्ट्रपति देश का चेहरा होता है और देश में ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत लगातार रहेगी जो अपने दिमाग से सोचे और अगर सरकार निरंकुश हो रही है, सरकार के कामकाज नहीं ठीक लग रहे हैं, तो उस पर अपने विचार भी रखे। मुर्मू जी को आप सुनिएगा, लेकिन अभी अच्छा लगा, कल यहां पर आए थे यशवंत सिन्हा जी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, और अखिलेश जी और जयंत जी मिलके उनके साथ पूरे यूपी के सपा के विधायक और एमपी साथ बैठे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मैंने यशवंत जी को सुना, अच्छा लगा। आप भी यशवंत जी को सुनिए। इसके पहले एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी 4 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी राय दे रहे थे अखिलेश जी को। तो कल के कार्यक्रम से मुझको लगा कि अपने हद में रहना चाहिए। अभी जयंत जी हैं, अब देखिए अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, क्या करना होगा, वो उनको तय करना है। संगठन के लोग वहां बहुत नुक्ताचीनी करें, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और तब कल वाले एक्ट को देख के अखिलेश जी के अच्छा लगा, पूरा एक पॉलिटिकल एक्ट लगा। और इस पूर्व में बधाई यशवंत जी को। चुनाव का परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरे देश में घूम के एक नए तरीके से अपनी बात कह के और राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो माहौल बनाने की कोशिश, अभी मैंने देखा साउथ भी गए और तेलंगाना भी गए, कर्नाटका भी गए, और इस तरह से पूरे देश में घूम रहे हैं। अभी जम्मू वगैरह भी जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी फाइट है। हम सबको इस पे नजर रखनी चाहिए, आम लोगों को भी इस पे नजर रखनी चाहिए, बशर्ते कि ये समझते हुए कि ये आपका चुनाव है। ठीक है, आप वोट नहीं दे रहे, आपका कोई प्रतिनिधि वोट दे रहा है, लेकिन ये आपका चुनाव है, देश का राष्ट्रपति चुना जा रहा है। इसलिए इसमें पूरी तन्मयता से आप भी हिस्सेदारी करें, देखें कौन सही है कौन गलत है, और नया राष्ट्रपति देश को बधाई कुछ दिन बाद मिलेगा। तो मैंने सुना यशवंत जी को, आप भी जरा सुनिए। धारा 370 का मामला 2019 में
सुप्रीम कोर्ट में गया। आज 2022 है, उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। सीएए का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, दूर दूर तक कब सुनवाई होगी पता नहीं है। कुछ मामले तो बहुत त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अप्रत्याशित विलंब होता है, और हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको यह आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। तो ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं आमने सामने, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पद की गरिमा से उसको मिलती हैं। और समय समय पर हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सरकार को परामर्श देने के लिए, सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहाँ लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं, I shall be answerable to the Constitution and the Constitution alone. संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा, केवल संविधान के प्रति। और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री है उसके साथ टकराव के रास्ते हम चल पड़े, नहीं। प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई बार हुआ है पूर्व में। दूसरा कि मैं राष्ट्रपति भवन में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करूंगा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, चुनी हुई सरकारों को गिराना। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके पहले हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा, मेघालय, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। और वे नहीं है कि अचानक लोगों को बुद्धि आ गई। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे, 2.5 साल के बाद अचानक बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा,
कि भारत सरकार को रोका जाए ऐसा करने से। फिर मैंने आपसे कहा कि जो सांप्रदायिक एक समाज का सांप्रदायिक ढंग से बंटवारा हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं यहां पर कि आई शैल डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच and rights and freedoms guaranteed to the individual under the Constitution. प्रेस का क्या हाल है? ना आपसे छिपा है, ना हमसे छिपा है। और मैं इस मौके का फायदा उठा के निंदा करता हूं जुबैर की गिरफ्तारी का, जो बिल्कुल ही नाजायज है, और बाकी प्रेस के ऊपर भी जो आक्रमण हो रहा है देश के विभिन्न भागों में। कल इसी शहर में